हेलो एवरीवन। एंडोक्राइन सिस्टम को हम पिछले 3 क्लासों से पढ़ रहे हैं और आज चौथी क्लास है। पहली 3 क्लासेस में हमने बहुत बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा, क्योंकि अगर पहले 3 क्लासें आपने अगर नहीं देखी हैं तो आगे की क्लासें समझने में कठिनाई आ सकती है। तो सबसे पहले क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 एंडोक्राइन सिस्टम की देख लीजिए, तब चौथी क्लास पे आना है। और आज की इस क्लास में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की, और साथ में उसके डिसऑर्डर जैसे कि हाइपर पिट्यूटरिज्म और हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपो नहीं लिखा है, मतलब वो अगली क्लास में। तो आज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी और हाइपर पिट्यूटरिज्म पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताऊंगा। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में समझने के लिए आपको ये समझना है कि ये ब्रेन, पूरा का पूरा पार्ट ब्रेन है, और ब्रेन में जो आपको ये पर्पल कलर का हिस्सा दिख रहा है ब्रेन के बीचों बीच, ये आपको थैलेमिक पार्ट है, हमारा थैलेमस जिसको बोला जाता है, राइट। और थैलेमस के नीचे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, इस पार्ट को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लैक कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, इस पार्ट को बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पार्ट को बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन की एक छोटी सी ग्लैंड है जो हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है, ये बात समझ गए। तो हाइपोथैलेमस का कुछ पार्ट हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है। जिस पाइप से कनेक्टेड रहता है उस पाइप को बोलते हैं पिट्यूटरी स्टॉक या हाइपोफाइसियल स्टॉक, या फिर बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोला मैंने? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्टेड रहता है एक पाइप के थ्रू, जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, राइट। अच्छा, ये मैं फटाफट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम ये पहले 3 क्लासों में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं आपको। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के मेन हिस्से केवल 2 होते हैं। पहला ये आगे वाला हिस्सा जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, और दूसरा ये पीछे वाला हिस्सा जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। 2 हिस्से होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन नहीं बनाता, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन बनाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को भी फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर एक आप ये वाला देख सकते हैं, एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट होते हैं। अब जो हमारे इनफंडिबुलम को कवर कर रहा है, देखो इनफंडिबुलम को कवर कर रहा है ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पार्स ट्यूबरैलिस। जो ये बड़ा सा हिस्सा है, इस पार्ट को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, सॉरी, इसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। ये पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट, ये है पार्स डिस्टेलिस, जो सबसे बड़ा पार्ट है। और ये बीच में जो तीसरे नंबर का मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिया। तो आपसे पूछेगा कि इनफंडिबुलम को कवर कौन करता है, तो आप बोलोगे पार्स ट्यूबरैलिस। आपको पूछेगा कि बताइए सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, बड़ा वाला, ये वाला पार्ट है लार्ज पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, डिस्टेलिस। और बीच वाला पार्ट कौन सा है जिसपे मैंने 3 लिखा है, वो है इंटरमीडिया। कई लोग एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अलावा बताते हैं कि बीच में भी एक पार्ट होता है, मतलब पिट्यूटरी के 3 पार्ट होते हैं, जबकि ये गलत है। मेन पिट्यूटरी के 2 ही पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है, पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टेलिस। 3 पार्ट हैं इसके। जो हमारे हॉर्मोन्स बनाने वाला पार्ट है मेन, वो हमारा डिस्टेलिस वाला पार्ट है। यही बनाता है एफएसएच, यही बनाता है आपका एलएच, यही बनाता है टीएसएच, यही बनाता है ग्रोथ हार्मोन, यही बनाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। सारे हार्मोन हमारा पार्स डिस्टेलिस बनाता है, ठीक है। सर ट्यूबरैलिस भी बनाता है क्या? ट्यूबरैलिस कोई नहीं, कुछ नहीं बनाता। सर इंटरमीडिया बनाता है क्या? हाँ, इंटरमीडिया बनाता है एक, जिसको बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ठीक है, ये बनाता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटरमीडिया। बाकी के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी तो बनाता है, पर आप क्योंकि नर्सिंग वाला से पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए एंटीरियर पिट्यूटरी के भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं, राइट। और सबसे बड़ा पार्ट होता है डिस्टेलिस, जिसमें सारे हार्मोन होते हैं। ओके, अब एक और चीज है, हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी जिस खोखली बोन के अंदर होती है उस बोन को बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। ये जो हड्डी दिख रही है आपको, इस हड्डी को जिसके अंदर पूरी की पूरी पिट्यूटरी समाई हुई है, ये है स्फेनॉइड बोन। ये क्या है सर? स्फेनॉइड बोन है। इसके अंदर ही हमारी पिट्यूटरी सिचुएटेड रहती है, ठीक है। ये जो डिप्रेशन दिख रहा है आपको, खोखला हिस्सा, ये खोखला हिस्सा कहलाता है सेला टर्सिका, ठीक है। जो खोखला डिप्रेशन दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं सेला टर्सिका। मतलब स्फेनॉइड बोन के अंदर जो खोखला हिस्सा दिख रहा है उसको बोलते हैं सेला टर्सिका, ठीक है। तो सेला टर्सिका के अंदर ही हमारी ये खोखली जो जगह है इसको बोलते हैं हाइपोफाइशियल फोसा, ठीक है। तो सेला टर्सिका हाइपोफाइशियल फोसा के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप बोलोगे सर इतना फटाफट बता दिया, समझ नहीं आया कुछ भी, तो एक एक करके मैं ये बातें लिख भी देता हूं यहां पे जिससे आपको समझ में आ जाए। सबसे पहली बात मैं ये लिख रहा हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि कंट्रोल ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये बॉडी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है, राइट। अब हमसे पूछा कहां पे होती है, तो मैं लिख सकता हूं प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन सेला टर्सिका, सेला टर्सिका, ये सेला टर्सिका में प्रेजेंट होती है। सेला टर्सिका क्या है सर? एक तरीके का डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन स्फेनॉइड बोन। जो स्फेनॉइड बोन में खोखली जगह है, फोसा है, वहां पे प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका में प्रेजेंट होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ओके सर, आपने बताया था कि उसके 3 पार्ट होते हैं। नहीं, मैंने बताया था कि पिट्यूटरी 2 भागों में बटी हुई है। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 2 पार्ट हैं, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको अच्छे से लिख लेना, मैं पहले पढ़ा चुका हूं इसीलिए मैं फटाफट बता रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं लास्ट क्लास का। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसका दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। किसका दूसरा नाम है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। और एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं सर एडिनोहाइपोफाइसिस, राइट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हिस्से हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट। अब आपसे अगला सवाल पूछेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने फर्दर पार्ट हैं, तो आप 3 पार्ट बताना। एक होता है पार्स ट्यूबरेलिस, ट्यूबरेलिस वाला पार्ट, दूसरा होता है इंटरमीडिया वाला पार्ट, इंटरमीडिया वाला पार्ट, और तीसरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डिस्टेलिस। ये 3 पार्ट होते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के। ट्यूबरेलिस क्या करता है सर? ये इनफंडिबुलम को कवर करता है और कुछ नहीं करता, इनफंडिबुलम को कवर करता है। कोई हार्मोन बनाता है क्या? नहीं सर, नो हार्मोन, कोई हार्मोन नहीं बनाता। एंटीरियर पिट्यूटरी का ट्यूबरेलिस वाला पार्ट कोई हार्मोन नहीं बनाता है। सर इंटरमीडिया बनाता है क्या कुछ? हाँ, इंटरमीडिया बनाता है सर, इंटरमीडिया बनाता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर डिस्टेलिस के बारे में क्या खास बात है? डिस्टेलिस के बारे में खास बात ये है कि ये डिस्टेलिस वाला जो पार्ट है ये लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी।
और ये मोस्टली हार्मोन बनाता है, चाहे वो एफएसएच हो, चाहे वो एलएच हो, चाहे वो एसीटीएच हो, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे वो प्रोलैक्टिन हार्मोन हो। लगभग एसीटीए फ्लैट पी और टीएसएच हो, ये सारे हार्मोन कौन बनाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी का डिस्टेलिस वाला पार्ट। अच्छा, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को जोड़ता है उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? मतलब मैं लिख रहा हूं, कनेक्ट करता है, जो कनेक्ट दी हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है विद पिट्यूटरी, कौन सी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, विद पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ कनेक्ट करता है, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसियल स्टॉक बोलो, या शॉर्टकट में उसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? हाइपोथैलेमस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो कनेक्ट करता है उसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई सर? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब और क्या बात है? और क्या बात है? और बात यह है, और बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कितनी भारी होती है, वेट कितना होता है इसका, अगला पॉइंट ये भी पूछ सकता है कोई, ये भी बता दो। पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, जो पिट्यूटरी वाली ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट पता है कितना होता है? बहुत ही कम। कितना? मिलीग्राम। मतलब अगर ग्राम में नापूंगा तो आधे ग्राम से भी कम की होगी ये, 0.5 से 0.7 ग्राम की होती है। 1 ग्राम की भी नहीं होती, 1 ग्राम से छोटी, इतनी छोटी ग्लैंड है, पर कंट्रोल पूरी बॉडी को करती है। अब एक और चीज है, अब अगर आप देखोगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये आगे की तरफ से मैं जा रहा हूं ब्रेन में, ठीक है, एक और बना लेता हूं यहां से। जैसे ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारी आंखें हैं इधर, ये हमारी आंखें हैं इधर, तो हमारी आंखों से जो नर्व निकलती है, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, वो भी लगभग यहीं कहीं से निकलती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में से निकलती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या आप? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर के हिस्से में, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर के हिस्से में, थोड़ा सा ऊपर, यहां पे हमारी ऑप्टिक नर्व क्रॉस करती है। ऑप्टिक नर्व जो आंख से मैसेज लेके जा रही है, तो इसको ऑप्टिक नर्व का क्रॉस करने वाली जगह बोल सकते हैं। ऑप्टिक नर्व जहां पे क्रॉस करती है उसको ऑप्टिक नर्व नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ऑप्टिक कियाज्मा, उसको बोलते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। ये क्या है? ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर आप ऊपर देखोगे तो वहां पे मिलेगा आपको ऑप्टिक कियाज्मा। ऑप्टिक कियाज्मा क्या है? जहां पे 2 ऑप्टिक नर्व क्रॉस होती है। समझ गए? जो मैं देख रहा हूं, मेरी अंदर जाके नर्व ये ऐसे क्रॉस हो रही है, जिस जगह पे, वो जगह पिट्यूटरी के थोड़ा सा ऊपर है। सर नहीं आया समझ में? इस डायग्राम से समझाता हूं। ये मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो यहां कहीं पे देख रहे हो, यहां कहीं पे क्रॉस कर रही है। ये जो हरा वाला दिख रहा है आपको, ये ऑप्टिक नर्व ही तो है। ये जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो क्रॉस हो रहा है, ये पार्ट है ऑप्टिक कियाज्मा, जहां पे ऑप्टिक नर्व क्रॉस हो रही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ही तो है। तो अगर कोई एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूछे, बता देना पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर ऑप्टिक कियाज्मा होता है, जहां पे ऑप्टिक नर्व क्रॉस करती है। ओके सर, नीचे क्या होता है? नीचे होती है सिफेनॉइड बोन। ये जो खोखली रेड कलर पिंक कलर की दिख रही है, ये तो साइनस है, पर ये ओवरऑल बोन है नीचे, बोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे हड्डी होती है, बोन होती है, जिसको बोलते हैं सिफेनॉइड बोन। ओके, सिफेनॉइड पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों तरफ जो मकड़ी का जाला दिख रहा है आपको, ये पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड के लेटरल साइड पे, इसको बोलते हैं कैवर्नस साइनस। क्या बोलते हैं इसको? कैवर्नस साइनस।
तो मुझे पता चला पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होती है ऑप्टिक कियाज्मा, नीचे होता है सिफेनॉइड बोन, दोनों तरफ होती है क्या, कैवर्नस साइनस। ये बात पता चल गई? हां सर पता चल गई। तो लिखो इसको। अगर आपसे कोई पूछे सुपीरियर, अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताइए सुपीरियर टू पिट्यूटरी क्या है, सुपीरियर टू पिट्यूटरी क्या है, तो आप सुपीरियर टू पिट्यूटरी में क्या बोलोगे, ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक कियाज्मा। अब ऐसे ही आपको कोई और पूछ लेगा कि सर ये तो समझ में आ गया, अगला बताओ, तो आप क्या बताओगे, आपसे पूछेगा लेटरल साइड पे क्या है, लेटरल टू पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, तब आप क्या जवाब दोगे, सर लेटरल टू पिट्यूटरी है कैवर्नस, कैवर्नस साइनस। जी सर ये भी पता चल गया। अच्छा इंफीरियर क्या है, कोई ये पूछ ले आपसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के इंफीरियर क्या है, तो आप उसको क्या बताओगे, सर इंफीरियर टू पिट्यूटरी, इंफीरियर टू पिट्यूटरी क्या है, इंफीरियर टू पिट्यूटरी क्या है, तो आप बोल देना सर ये तो स्फेनॉइड बोन है, स्फेनॉइड बोन है। तो पिट्यूटरी की एनाटॉमी तो यहां पे खत्म। क्या बोला, पिट्यूटरी के ऊपर ऑप्टिक कियाज्मा, नीचे सिफेनॉइड बोन, बगल पे जो साइनस है उसको बोलते हैं कैवर्नस साइनस। 9 पॉइंट हो गए। 10वां पॉइंट एक और बता देता हूं। खास बात यह है 10वें पॉइंट में जो हमारा लेटरल पार्ट है पिट्यूटरी के बगल पे, जिसको हम कैवर्नस साइनस बोल रहे हैं, उस कैवर्नस साइनस में कुछ प्रेजेंट होता है, क्या, कंटेन आर्टरी। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे क्या प्रेजेंट है। ये कैवर्नस साइनस है, तो आप इसमें क्या देख रहे हो, यहां पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट है। मतलब पिट्यूटरी के बगल में जो लेटरल साइड पे जगह होती है वहां पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, बस इतना हमको याद रखना है। कैवर्नस साइनस कंटेन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है, इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। पता चल गया। अब केवल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नहीं है, एंड दूसरी चीज भी है। क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक और चीज दिखेगी। यहां देखो, यहां देखो, यहां आपको नर्व दिख रही होंगी, क्रेनियल नर्व थर्ड, जिसको ऑक्यूलोमोटर बोलते हैं, जो आपके आंख के मूवमेंट में हेल्प करती है। क्रेनियल नर्व 4, जिसको ट्रॉक्लियर नर्व बोलते हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व 6, जिसको एब्डुसेंट नर्व बोलते हैं, और क्रेनियल नर्व 5, जिसकी 2 ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, V1 और V2, ट्राइजिमिनल नर्व। मतलब आपके इस कैवर्नस वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई ही नहीं है, नर्व सप्लाई भी है, कुछ नर्व भी पाई जाती है, तो ये भी लिख लो। अब आपसे ये पूछ ले कि नर्व, आपने बोला इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड नर्व बोल दिया आपने। अब कौन कौन सी नर्व पाई जाती है आपके कैवर्नस में पिट्यूटरी के बगल पे, वो आप लिख सकते हो। सर एक तो पाई जाती है क्रेनियल नर्व थर्ड, जिसको बोलते हैं सर ऑक्यूलोमोटर। सर ये मैं वही बात बता रहा हूं जो हमारे पिट्यूटरी से रिलेटेड होगी। ऑक्यूलोमोटर क्या करती है, आपके मूवमेंट ऑफ आई में हेल्प करेगी, मूवमेंट ऑफ आईबॉल में हेल्प करेगी। सर केवल एक ही पाई जाती है क्या, नहीं, इसके अलावा दूसरी जो नर्व है, पॉइंट नंबर 2, क्रेनियल नर्व 4th भी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व आपके आंख के मूवमेंट पे हेल्प करती है, स्पेशली ये मसल को कंट्रोल करती है, आपके आंख के मसल ऑफ आई। और मसल ऑफ आई में भी बताऊं ना, तो ये ऑप्थेल्मिक सुपीरियर या ऑब्लिक सुपीरियर नर्व को करती है। ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल को करती है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल को कंट्रोल करती है।
सुपीरियर ऑब्लिक मसल मतलब समझ रहे हो? सुपीरियर ऑब्लिक मसल मतलब समझ रहे हो? जो आपके आंख को बाहर की तरफ तिरछा देखने की तरफ में हेल्प करेगी, समझ रहे हो? बाहर की तरफ या तिरछा देखने में हेल्प करेगी। और जैसे यहां पे देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं, नर्व दिखा देता हूं। ये है सुपीरियर ऑब्लिक, येलो कलर की दिख रही है आपको, ये वाली मसल, ये आ रही है, ये वाली जो मसल दिख रही है आपको, ये क्या करती है? जैसा आप कभी किसी ऐसे तिरछा देखते हो ना, किसी को नीचे ऐसे नीचे देख रहे हो पर तिरछा देख रहे हो, तो आईबॉल को तिरछा ऑब्लिक घुमाने में मदद करती है। ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? क्रेनियल नर्व फोर्थ। ठीक, अब एक और देखो, ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है, ये है 6 क्रेनियल नर्व का कमाल। इसको बोलते हैं लेटरल रेक्टस। जब आप आंख को इधर उधर घुमा रहे हो ना, इधर उधर, तो लेटरल रेक्टस कंट्रोल करती है आपके आंख को। तो ये कौन सी है लेटरल रेक्टस? ये है एब्डुसेंट मसल। क्रेनियल नर्व 6 की मदद से आप आंख को इधर उधर घुमा सकते हो। अभी आपको 2 ही याद रखने, मतलब सर आपने क्या बोला? मैंने सिर्फ इतना बोला है कि क्रेनियल नर्व 4 आपके मसल आई को कंट्रोल करेगी, ये भी पिट्यूटरी के बगल पे ही रहती है। सर उसके अलावा क्या फिफ्थ नर्व नहीं होती? फिफ्थ भी होती है। फिफ्थ के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक होती है ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ऑप्थेल्मिक ब्रांच, और एक होती है मैक्सिलरी ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच। जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है उसको V1 बोलते हैं और मैक्सिलरी ब्रांच को V2 बोलते हैं। सर मतलब फिर से वही डायग्राम दिखाना पड़ेगा। ये देख रहे हो जो आपको V1 और V2 दिख रहा है ना, ये V1 V2 क्या है? ये हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व का कमाल है। इसको हम ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। ये फिफ्थ नर्व होती है हमारी, जो हमारे ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी ब्रांच में डिवाइड रहती है। इसका काम होता है आपके गालों का सेंसेशन ले जाना, माथे का, मतलब चेहरे का सेंसेशन लेके जाना। मतलब जैसे सलमान खान को ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, तो उसको हल्की सी हवा भी लगती है ना तो पेन होने लग जाता है चेहरे पे, वो दवाइयां खाते हैं फिर उस चीज की। समझ गए मेरी बात को? तो मतलब हमारी पिट्यूटरी के बगल पे ऑप्थेल्मिक ब्रांच भी होती है। क्रेनियल नर्व फिफ्थ को हम बोलते हैं ट्राइजिमिनल नर्व। और ट्राइजिमिनल नर्व क्या करती है? आपके फेस का सेंसेशन लेके जाती है। जैसे कि V1 ऊपर के हिस्से का, जो आपका माथा है, फोरहेड है, फोरहेड का हो गया, आपके आईब्रोज का हो गया, आई लैसेस का हो गया, पलकों का हो गया, पलकों को जो भी बोलते हैं वो देख लेना आप, ठीक है। और आई का नहीं, आई ब्रोज, आईब्रो वगैरह का लेके जाता है। और V2 ब्रांच, इसको मैक्सिला क्यों बोलते हैं? क्योंकि चीक्स का, होठों का और अपर वाले हमारे टंग का, ये लेके जाता है। ये लेके जाएगा आपके गालों का, आपके लिप्स में दर्द होगा तो, या आपका अपर जॉ का दर्द होगा तो अपर जॉ का, या फिर बोलो आपके अपर टंग का तो नहीं, जॉ का ही लिख लेना। तो अपर जॉ का जो भी लेके जा रहा है वो क्या है सर? वो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है। तो 3 तरीके की नर्व पाई गई। ऑक्यूलोमोटर जो आंख के मूवमेंट में हेल्प करेगी, ये भी वहीं पे है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बगल पे। और 4th नंबर की जो मसल आई को कंट्रोल करती है इधर उधर जाने के लिए, नीचे तिरछा देखने के लिए, मतलब सुपीरियर ऑब्लिक मसल, उसको हमारी 4th नर्व कंट्रोल करती है। 5th नर्व 2 भागों में बटी है, जो आपके फेस का पूरा सेंसेशन लेके जाती है, वो भी हमारे पिट्यूटरी के बगल पे है, ट्राइजेमिनल। अब देखो जो हमारी चौथी है वो है 6 नंबर की नर्व। 6 नंबर की क्रेनियल नर्व को हम बोलते हैं एब्डुसेंट नर्व। एब्डुसेंट नर्व भी आपके आई मूवमेंट पे ही हेल्प करती है, ये भी मसल को ही कंट्रोल करती है, जिसको बोलते हैं लेटरल रेक्टस मसल ऑफ आई। ये भी आंख को ही कंट्रोल करती है, आंख को तिरछा दिखाने में मदद करती है। तो ये स्पेसिफिकली ये 4 नर्व पाई जाती है हमारे कैवर्नस में। मैं दोबारा बता देता हूं, कैवर्नस साइनस के अंदर हमारे ब्लड सप्लाई रहती है और नर्व सप्लाई रहती है।
सर ब्लड सप्लाई में कौन सी जो ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा ब्लड, सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड लेके आती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और नर्व कौन सी? क्रेनियल नर्व थर्ड, जिसको ऑक्यूलोमोटर बोलते हैं, क्रेनियल नर्व फोर्थ, जिसको ट्रोक्लियर बोलते हैं, क्रेनियल नर्व फिफ्थ, जिसको ट्राइजेमिनल बोलते हैं, क्रेनियल नर्व सिक्स, जिसको एब्डुसेंट नर्व बोलते हैं। तो आंख और फेस की जो भी मसल्स हैं वो सब बगल पे ही होती है पिट्यूटरी के। समझ गए आप? सर आप मुझे ये क्यों बता रहे हो पिट्यूटरी के अगल बगल ऊपर नीचे की बातें? ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर पिट्यूटरी में कोई नुकसान होगा तो ये अपने अगल बगल के स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर देगा। कई बार पिट्यूटरी का ट्यूमर बन जाता है इतना बड़ा, और फेशियल एक्सप्रेशन गायब हो जाते हैं। आंखों की ये आईब्रोज बंद नहीं होती, आंख खुली रह जाती है। समझ रहे हो? आधा दिखाई देता है, विजन नहीं दिखाई देता, आंखें खराब हो जाती हैं। अरे पिट्यूटरी में दिक्कत थी तो आंखों का क्या रिलेशन है? फिर ऐसा सोचते हैं हम। ये रिलेशन है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास ही ये नर्व पाई जाती है। अगर पिट्यूटरी का साइज बढ़ेगा तो ये नर्व को और ब्लड सप्लाई को दबा देगा। अगर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो ब्रेन में हेडेक होने लगेगा, सर दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, बेहोश हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा, कोमा में चला जाएगा पेशेंट। ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो, नर्व सप्लाई नहीं मिलेगी तो फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल पेन, जो भी चीजें होंगी या तो कम या ज्यादा हो जाएंगी, अल्टर हो जाएंगी। समझ गए हो इस बात को? क्यों बताया अगल बगल की बातें? तो लगभग अब हमको क्लियर हो गया होगा एनाटॉमी। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। मैं एनाटॉमी बताने से पहले आपको यह बात बता दूं कि मैं आज आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताने वाला हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के एक छोटे से हिस्से में प्रेजेंट पार्ट रहता है। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे पार्ट रहता है सिफेनॉइड बोन के अंदर। उस सिफेनॉइड बोन के अंदर सेला टर्सी का हाइपोफिशियल फोसा होता है। उसमें छोटी सी आधे ग्राम की 0.5 ग्राम की एक ग्लैंड है जो बॉडी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। राइट। फिर मैंने ये बोला कि एंटीरियर जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके मेन दो पार्ट हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन नहीं बनाता, वो केवल स्टोर करता है, रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन और एडीएच को। कोई हार्मोन बनाता नहीं है, केवल स्टोर करता है और रिलीज करता है। बनाने का काम किसका है? एंटीरियर पिट्यूटरी का। एंटीरियर पिट्यूटरी में भी तीन पार्ट होते हैं, पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टैलिस। ट्यूबरैलिस केवल इस काम का है, ये इनफंडिबुलम को कवर करता है। जो हमारा डिस्टैलिस है वो सबसे बड़ा पार्ट है, वही सबसे ज्यादा हार्मोन बनाता है। एफएसएच, एलएच, टीएसएच, जीएच, प्रोलैक्टिन हार्मोन सब कौन बनाता है? एसीटीएच हार्मोन, हमारा डिस्टैलिस वाला पार्ट। और इंटरमीडिया पार्ट क्या बनाता है? एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर हमने देखा कि जब आप देखोगे सेला टर्सिका के अंदर मास्टर ग्लैंड बोला जाता है इस छोटी सी ग्लैंड को, ये सेला टर्सिका में प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट थे, एंटीरियर जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर होता है हमारा ट्यूबरैलिस, इंटरमीडिया और डिस्टैलिस। ट्यूबरैलिस इनफंडिबुलम को कवर करेगा, डिस्टैलिस में सारे हार्मोन प्रेजेंट होंगे, और जो हमारा इंटरमीडिया होगा वो एक हार्मोन बनाएगा, एमएसएच। फिर मैंने बोला हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को जोड़ने वाला जो पाइप है उस पाइप को बोलते हैं इनफंडिबुलम या हाइपोफाइसियल स्टॉक। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट 0.5 ग्राम से 0.7 ग्राम होता है। अब सुपीरियर टू पिट्यूटरी ऑप्टिक कियाज्मा होता है, ऑप्टिक नर्व क्रॉस कर रही होती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे सिफेनॉइड बोन होती है, लेटरल कैवर्नस साइनस होता है। फिर मैंने बोला कैवर्नस साइनस के अंदर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, जैसे कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और प्रेजेंट होती है नर्व्स जैसे कि क्रेनियल नर्व थर्ड जिसको ऑक्यूलोमोटर बोलते हैं, फोर्थ जिसको ट्रोक्लियर बोलते हैं, फिफ्थ जिसको ट्राइजेमिनल बोलते हैं, सिक्स जिसको एब्ड्यूसेंट बोलते हैं। फेस और आई की मसल्स हैं ये ज्यादातर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये फेस और आई को कंट्रोल करते हैं। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई दिक्कत हुआ तो ऊपर भी फर्क पड़ेगा ऑप्टिक कियाज्मा में, साइड पे भी फर्क पड़ेगा ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई में, मेनली ये दो जगह पे फर्क पड़ता है। राइट। तो इतनी बातें आपने सीख ली थी।
फिर मैंने बता दिया था क्रेनियल नर्व थर्ड क्या करती है, मूवमेंट करवाती है, ट्रोक्लियर सुपीरियर ऑब्लिक को कंट्रोल करती है। फिफ्थ के ट्राइजेमिनल के दो पार्ट होते हैं, ऑप्थेल्मिक ब्रांच को V1 बोला, मैक्सिलरी ब्रांच को V2 बोला। जो ऑप्थेल्मिक ब्रांच है ये फोरहेड पे, आईब्रोज पे, आई लैसेस पे रहती है। मैक्सिलरी ब्रांच चीक्स पे, लिप्स पे, गाल पे, अपर जॉ पे, इन पे काम करती है। फिर मैंने बोला जो हमारी फिफ्थ नर्व, सिक्स्थ नर्व है उसको बोलते हैं एब्डुसेंट नर्व। एब्डुसेंट नर्व हमारे लेटरल रेक्टस मसल ऑफ आई पे काम करती है। फिर मैंने इनका आपको एक डायग्राम भी दे देना है। ये वाला जो आपके आंख के मसल्स रहते हैं ना, उन मसल्स का ये है लेटरल पाल्पेब्री, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस। ये हम ईएनटी कभी पढ़ेंगे तो ईएनटी के अंदर डिस्कस करेंगे इनका काम क्या है, पर बेसिक मैंने आपको बता दिया है। यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूं, जब आपके आंखों से विजन आता है, ऑप्टिक नर्व आती है, तो जिस जगह पे क्रॉस करती है उस जगह को बोलते हैं ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। राइट, तो इतनी बातें हम समझ गए थे। अब हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा हाइपर पिट्यूटरिज्म। वो क्या होगा? हाइपर पिट्यूटरिज्म। क्या है हाइपर पिट्यूटरिज्म? बस सिंपल सी ये बात है, हाइपर मतलब ज्यादा या एक्सेस, एक्सेस, और पिट्यूटरिज्म का मतलब पिट्यूटरी के हार्मोन, एक्सेस लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन का एक्सेस लेवल, उसको हम बोलते हैं क्या? हाइपर पिट्यूटरिज्म। सर हाइपर क्यों होता है? मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय एडिनोमा, या मैं बोल सकता हूं पिट्यूटरी एडिनोमा। एडिनोमा मतलब एक तरीके का ट्यूमर। ज्यादातर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा सिक्रीशन करने लग जाती है ना, उसका कारण होता है पिट्यूटरी एडिनोमा। राइट, तो हाइपर पिट्यूटरिज्म में बस पिट्यूटरी के हार्मोन्स ज्यादा सीक्रेट होने लग जाते हैं, उसको ही हाइपर पिट्यूटरिज्म बोलते हैं, जिसका मोस्ट कॉमनली जो कारण है वो है पिट्यूटरी एडिनोमा। पहली पॉइंट हमको जो इंपॉर्टेंट है वो ये पता चल गया। अब सुनो अगला, नॉर्मली होता क्या है? एक होता है फीडबैक मैकेनिज्म। सर ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? सपोज करो आपके पिट्यूटरी ने, एंटीरियर पिट्यूटरी ने एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम था ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में आता है और आपकी बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे ही ग्रोथ हार्मोन आता है ना बॉडी में, तो बॉडी की सेल्स के पास ज्यादा आईजीएफ जाने लग जाता है, लीवर वगैरह बनाते हैं इसको, ये ज्यादा बनने लग जाता है, और ये क्या करवाता है? आपके सेल की ग्रोथ करवाता है, आपके जितने भी बॉडी में सेल होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है। राइट, अब जैसे ही लगेगा कि यार ये आईजीएफ तो बढ़ चुका है, तो ब्रेन को पता लग जाता है कि बॉडी में कोई भी हार्मोन बढ़ चुका है। तो जैसे ही ये मैसेज ब्रेन तक जाता है कि भैया आईजीएफ बढ़ चुका है, ये मैसेज जाता है हमारे ब्रेन में, तो ब्रेन क्या करता है? दूसरा मैसेज भेजता है, मैसेज नंबर 2। अब वो भेजता है ग्रोथ हार्मोन को कम करने वाले हार्मोन, जैसे कि सोमैटोस्टैटिन। अब ज्यादा होगा तो ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन को पता लग जाएगा यार बॉडी में बहुत ज्यादा आईजीएफ हो गया है, अब इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ज्यादा सही नहीं है। तो ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन कम होते ही आईजीएफ भी कम हो जाता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? जब ज्यादा का मैसेज ब्रेन में जाता है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जब हमको ब्रेन से हार्मोन को कम करवाना होता है, हमारी बॉडी में अपने आप ही आईजीएफ बढ़ जाएगा, मतलब ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा, तो हमारी बॉडी से ब्रेन में मैसेज जाएगा कि अब बढ़ चुका है, कम कर दो, ठीक है। जैसे आईजीएफ बढ़ा तो सेल को पता चल गया आईजीएफ ज्यादा है, वो एक मैसेज भेज देगी कि भैया हमारे यहां ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो रहा है, थोड़ा देख लो। तो नॉर्मली हमारा ब्रेन क्या करता है? उस हार्मोन को कम कर देता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? ऐसे ही सपोज कर लो आपकी बॉडी में आईजीएफ जो था वो कम हो गया,
किसी भी कारण से, अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं इसको, कम हो गया। जब ये कम होता है तो ब्रेन के पास मैसेज जाता है कि भैया आईजीएफ कम हो गया, आईजीएफ कम हो गया। और ब्रेन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से दोबारा जीएच हार्मोन को बढ़वा देता है, और जीएच हार्मोन बढ़ता है तो IGF-1 दोबारा बढ़ जाता है। अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर कम होगा तो ब्रेन के पास एक मैसेज जाएगा कि बॉडी में हार्मोन कम हो रहा है, तो ब्रेन क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से ज्यादा करवा देगा। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक नॉर्मली होते हैं मेरे अंदर, आपके अंदर, हर किसी के अंदर। तो अगर हमारी बॉडी बैलेंस ऐसे ही करती है, जैसे ही मेरे शरीर में, मेरे सेल में कोई हार्मोन ज्यादा हुआ, ब्रेन उसको कम कर देता है। ऐसा नॉर्मली होता है। कोई ज्यादा हुआ उसको कम कर दिया, अचानक कम होने लग गया तो उसको बढ़ा दिया, जिससे बॉडी मेंटेन रहती है। पॉजिटिव मतलब बढ़ाने के लिए मैसेज गया ब्रेन पे कि बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो। नेगेटिव मतलब कम करने वाला अरे नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि नहीं, हमको मोहित सर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, इनको, इनकी क्लास कम कर दो। ये क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नहीं नहीं, हमको सर की क्लास में मजा आता है, समझ में आता है, सर की क्लास बढ़ाओ। ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक। मेरी बात समझ आ गई। ऐसा बॉडी में नॉर्मली होता है। कोई भी हार्मोन को कम करना हो या ज्यादा करना हो, या तो पॉजिटिव होगा, अगर बढ़ाना होगा तो कम करना होगा, तो बॉडी से ब्रेन पे मैसेज जाएगा नेगेटिव फीडबैक। राइट, ओके। अब सुनो, लेकिन जो हमारा हाइपर पिट्यूटरिज्म है उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। हाइपर पिट्यूटरिज्म में आपके जो पिट्यूटरी के हार्मोन हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन बढ़ जाते हैं। अब बढ़ जाते हैं जैसे कि जीएच बढ़ गया। अब जीएच बढ़ेगा तो बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जाके इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को भी बढ़ा देगा। अब बॉडी में ज्यादा हो गया तो बॉडी क्या करेगी, एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगी कि भैया ज्यादा हो गया, कम करो, हमको चाहिए नहीं, कम करो। जब वो ब्रेन के पास पहुंचेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड उसका कोई आंसर ही नहीं करेगी। समझ गए, मतलब नेगेटिव फीडबैक का रिप्लाई ही नहीं करेगी। आपने बोला मोहित सर की क्लास मत लगाना, फिर भी लगे जा रही है, जबरदस्ती लगे जा रही है। समझ रहे हो, तो ये कहानी होती है हाइपर पिट्यूटरी। तो फिर ये कम होंगे क्या, नहीं, ये बड़ा हुआ ही रहेगा, ये बड़ा हुआ ही रहेगा। मतलब हमारा फीडबैक मैकेनिज्म फेल हो जाता है हाइपर पिट्यूटरिज्म में। क्या हो जाता है, हाइपर पिट्यूटरिज्म में हमारा जो फीडबैक है, फीडबैक हो जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म हो जाता है फेल। और फेल्ड होने की वजह से आपके जो हार्मोन का लेवल रहेगा, वो हार्मोन का लेवल बॉडी के अंदर ज्यादातर बड़ा ही रहता है। बॉडी के अंदर वो हार्मोन ज्यादातर बड़े ही रहते हैं। तो ये हाइपर पिट्यूटरिज्म के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट। अब आप बताओ सर, ये हाइपर पिट्यूटरिज्म आखिर होता क्यों है? बाकी तो हम समझ जाएंगे, इसका कारण क्या है। मैंने बताया था आपको, मोस्ट कॉमन कॉज, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना सर, वो है आपका एडिनोमा, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर होना, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। ट्यूमर क्या करता है सर, वो बहुत ज्यादा मात्रा में पिट्यूटरी के हार्मोन को रिलीज करवा देता है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण पता चला हाइपोथैलेमस जो मैसेज भेजता था, हाइपोथैलेमस ही तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, यही तो पिट्यूटरी को बोलता है हार्मोन बनाने के लिए, कम करने के लिए। तो पता चला हाइपोथैलेमस ही खराब है, वहीं से जो मैसेज आ रहा है वो ज्यादा रिलीजिंग का मैसेज आ रहा है, ज्यादा रिलीजिंग का मैसेज आ रहा है। हाइपोथैलेमस में भी गड़बड़ी हो सकती है, ये दूसरा कारण है, पर ऐसा बहुत ही रेयर होता है, ना के बराबर। मोस्ट कॉमनली पिट्यूटरी के हार्मोन इसीलिए बढ़ते हैं कि उसमें कोई ट्यूमर हो जाए, जैसे कि एडिनोमा। ठीक है,
अब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर सपोज ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, यहां पे सेल है जो प्रोलैक्टिन बनाती है, इसमें अगर ट्यूमर हो गया तो हम इसको बोलेंगे प्रोलैक्टिनोमा। सर प्रोलैक्टिनोमा का मतलब जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन बनाने वाली जो सेल है ना, उसमें ट्यूमर हो गया तो प्रोलैक्टिनोमा। ग्रोथ हार्मोन में हो गया तो ग्रोथ हार्मोन का एडिनोमा, ग्रोथ हार्मोन का एडिनोमा। ऐसे ही एसीटीएच में हो गया तो एसीटीएच वाली ग्लैंड, एसीटीएच वाली सेल का एडिनोमा हो सकता है। प्रोलैक्टिन वाली सेल तो हो गई, एफएसएच वाली सेल में हो जाए एफएसएच वाला एडिनोमा। हो सकता है यहां पे एलएच वाली सेल में हो जाए, एलएच वाली सेल में होगा तो एलएच एडिनोमा। थायराइड वाली सेल में हो तो टीएसएच एडिनोमा। तो मोस्ट कॉमन कारण ट्यूमर है, वो आपके पिट्यूटरी के पर्टिकुलर सेल को प्रभावित कर सकता है। जैसे प्रोलैक्टिन वाली सेल में हो गया तो प्रोलैक्टिनोमा, जीएच में हो गया जीएच एडिनोमा, एसीटीएच एडिनोमा, एफएसएच एडिनोमा, एलएच एडिनोमा, टीएसएच एडिनोमा। कोई भी तरीके का एडिनोमा इनमें हो सकता है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि सबसे कॉमन कौन सा होता है, याद रखिएगा नॉर्सेट में ये सवाल आया हुआ है, नॉर्सेट 2022 में, कि मोस्ट कॉमन कौन सा होता है। तो याद रखना जो प्रोलैक्टिनोमा है ना वो सबसे कॉमन है, प्रोलैक्टिनोमा सबसे ज्यादा होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में किसी में भी आपका ट्यूमर हो गया वो हार्मोन बढ़ जाएगा। जैसे प्रोलैक्टिन में हो गया तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा, सबसे कॉमन यही है। कारण समझ में आ गए, या तो ट्यूमर या हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी, ज्यादातर ट्यूमर ही कारण होता है। वो अलग अलग सेल में हो सकता है, जैसे प्रोलैक्टिन सेल में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा देगा, टीएसएच में होगा टीएसएच का लेवल, एलएच में होगा एलएच का लेवल, एफएसएच में होगा एफएसएच का लेवल, एसीटीएच में होगा एसीटीएच का लेवल बढ़ा देगा। लेकिन ज्यादातर प्रोलैक्टिनोमा ही कारण है, प्रोलैक्टिनोमा। यह है मोस्ट कॉमन। ओके अब सुनो फिर, अब मान लो क्या सिम्टम आएंगे आपको, जैसे अगर प्रोलैक्टिनोमा हो गया तो क्या सिम्टम आएंगे। देखो प्रोलैक्टिनोमा होगा तो फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिनोमा की वजह से ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन होने लगेगा, चाहे वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो भी। ठीक है, इसके अलावा प्रोलैक्टिन से आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंट्रोल होती है, तो अगर प्रोलैक्टिन बॉडी में ज्यादा रहता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अबनॉर्मल होने लग जाती है, अबनॉर्मल। राइट, मेल के अंदर अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ गया तो मेल में ये क्या करवा सकता है, लिबिडो, सेक्सुअल इंटरेक्शंस कम करवा देगा। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज जो उसका मन होगा वो हट जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से प्रोलैक्टिनोमा की वजह से लिबिडो आ जाता है। प्रोलैक्टिनोमा की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है मेल के अंदर, लिबिडो हो सकता है फीमेल में, ब्रेस्ट मिल्क का सीक्रेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल की अबनॉर्मलिटी ये हो सकती है। अब सुनो नेक्स्ट आता है, अगर जीएच का एडिनोमा हुआ तो जीएच हार्मोन ज्यादा। अब जीएच हार्मोन ज्यादा होगा तो ये क्या करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को बढ़ा देता है। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, नाम ही ग्रोथ फैक्टर है इसका, तो ये क्या कर देगा, ग्रोथ को बढ़ाने लग जाएगा, ग्रोथ को बढ़ाने लग जाएगा। अब ग्रोथ देखो, अगर बच्चों के अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ी तो ऐसे बच्चों को हम नाम देते हैं कि उनमें हो गया गिगांटिज्म, उसको क्या बोलते हैं, गिगांटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चों के अंदर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं गिगांटिज्म। और ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लग गई अडल्ट के अंदर तो हम उसको नाम देते हैं एक्रोमेगाली। ये ध्यान रखना आज के बाद, जैसे हमने बोला प्रोलैक्टिन के बढ़ने की वजह से मिल्क से रिलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल, लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड सिम्टम आते हैं, वैसे ही
अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गया तो इंसुलिन फैक्टर ग्रोथ फैक्टर को बढ़ा देगा, जिससे कि ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब ग्रोथ बच्चों में बढ़ेगी तो उसे गिगांटिज्म बोलते हैं। मतलब अगर जीएच बच्चों के अंदर बढ़ता है, बच्चे के अंदर यह प्रॉब्लम आ रही है, तो उस बीमारी को गिगांटिज्म नाम देते हैं। अगर यही जीएच अडल्ट के अंदर बढ़ता है तो उसको एक्रोमेगैली नाम देते हैं। सर ये होते क्या है, आप ये बता दो थोड़ा। आपने बोला सर बच्चों के अंदर जिजांटिज्म आता है, और बड़ों के अंदर आता है एक्रोमेगैली, राइट? ओके। एक्चुअली गिगांटिज्म का मतलब क्या है? जीएच का बढ़ना या इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर का बढ़ना। ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो हमारी हड्डियां जब बढ़ती है ना, वो कैसे बढ़ती है? उनके बीच में एक प्लेट होती है जिसको बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट। ये अडल्ट के अंदर, हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर ये खत्म हो चुकी है, फ्यूज हो चुकी है। तो बच्चों के अंदर ये एपिफाइजियल प्लेट क्या करती है? अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा तो ये साइज भी इसका बढ़ेगा, हड्डियों का साइज बढ़ जाता है, समझ गए? हड्डियों का साइज बढ़ जाएगा, मतलब बच्चे की लेंथ बढ़ जाएगी, ऑलरेडी उसकी हाइट बढ़ जाएगी ग्रोथ फैक्टर के बढ़ने की वजह से। पर अडल्ट के अंदर तो ये प्लेट पूरी फ्यूज हो जाती है ही नहीं कुछ, अब तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती। लेकिन ग्रोथ हार्मोन यहां पे भी ज्यादा है, तो ये हाइट तो नहीं बढ़ाएगा। अगर हाइट बढ़ाने वाला होता तो सब ग्रोथ हार्मोन ही ले लेते, उनकी हाइट बढ़ जाती है ऐसे। तो ग्रोथ हार्मोन अब क्या करेगा? जब वो अडल्ट लोग होंगे तो वो हड्डियों का साइज बढ़ा देगा, बस हड्डियों का चौड़ाई बढ़ा देगा, बस लेंथ तो नहीं बढ़ा सकता पर चौड़ाई बढ़ा देगा, समझ गए? तो गिगांटिज्म बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होना, एक्रोमेगैली अडल्ट के अंदर ग्रोथ ज्यादा होना। बच्चों के अंदर ग्रोथ ज्यादा होगी तो उनकी हाइट आपको लंबी दिखेगी, पर बड़ों के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा तो आपको उनकी हड्डियां अब नॉर्मल दिखेंगी, ज्यादा चौड़ी दिखेंगी। सर कैसे? ऐसे। इस व्यक्ति को तो आप जानते ही होंगे, ये है खली। पहले इनको गिगांटिज्म था तो इनकी हाइट वाइट बढ़िया बढ़ गई, लेकिन चेहरा वहरा बिल्कुल बढ़िया था, एकदम नॉर्मल। पर जब बड़े होके भी इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ता गया तो धीरे धीरे करके इनकी हड्डियां चौड़ी होती गई। ये आप ठुड्डी देखोगे, इनकी एक ठुड्डी बिल्कुल चौड़ी है। ऐसे ही नॉर्मली अगर आप देखोगे ये हड्डी बड़ी नहीं है, ये हड्डी चौड़ी होती गई, उसी के बाहर से ग्रोथ होती जा रही है, वो चौड़ी हो रही है, बड़ी नहीं हो रही, समझ रहे हो? ऐसे ही हाथों के बारे में आता है, हाथ की लेंथ बढ़ना और हाथ मोटे होना अलग चीज है। बचपन में तो हाथों का साइज बढ़ेगा, बाद में उनकी चौड़ाई बढ़ेगी एक्रोमेगैली होने पे। तो खली को भी यही बीमारी है, एक्रोमेगैली, ठीक है? जो ग्रोथ हार्मोन बढ़ने की वजह से, पहले तो गिगांटिज्म था पर जैसे जैसे वो बड़े हुए ग्रोथ हार्मोन और भी बढ़ता गया, और बड़े होने पे अब हड्डी तो नहीं बढ़ सकती, इसीलिए इनका हाइट इससे ज्यादा नहीं बढ़ी, पर इनकी हड्डियों का शेप चेंज हो गया, चौड़ी हो गई वो ज्यादा। जैसे हाथ मोटे होना, ये चिन मोटाई हो जाना, ठीक है? पैरों का साइज अब नॉर्मल हो जाना, चौड़े हो जाना, ठीक है? ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है एक्रोमेगैली और गिगांटिज्म में। तो मतलब जीएच हार्मोन के बढ़ने की वजह से गिगांटिज्म और एक्रोमेगैली जैसे सिम्टम आपको दिखाई देंगे। और सर अब हाइपर पिट्यूटरिज्म में सपोज कर लो आपको एसीटीएच का एडिनोमा हुआ था तब, तो एसीटीएच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड ने ज्यादा बनाया, तो ये हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, तो ये जाता है एड्रीनल ग्लैंड के पास। अब बहुत ज्यादा एसीटीएच होगा तो एड्रीनल ग्लैंड से वो बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल बनवा देता है, कॉर्टिसोल ज्यादा। तो अगर एसीटीएच ज्यादा है तो एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टिसोल भी ज्यादा बनाएगी, राइट? अब कॉर्टिसोल क्या करता है दोस्तों? ये आपकी बॉडी में वाटर को और सोडियम को होल्ड कर देता है, जिससे बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा, और फ्लूइड बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। तो वाटर और सोडियम ज्यादा होने की वजह से एक तो आप पेशेंट में देखोगे कि जिसको हाइपर पिट्यूटरिज्म एसीटीएच वाला है उसका बीपी बढ़ा हुआ होगा,
कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो इमरजेंसी के टाइम पे बॉडी इसको नेचुरली इमरजेंसी के लिए रिलीज करती है। मतलब जब आपको ताकत चाहिए, जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, कुत्ता पुराना एग्जांपल, आपके पीछे पड़ गया शेर, ठीक है, तब आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तब ये हार्मोन वो रिलीज करता है। पर अब तो ये अब नॉर्मली रिलीज हो रहा है ना कॉर्टिसोल, अब तो अब नॉर्मली रिलीज हो रहा है ना बहुत ज्यादा। मतलब ये एक तरीके का, अगर आपको बताऊं मैं प्रेम से, ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। मतलब स्ट्रेस के टाइम पे रिलीज होता है। इसका काम होता है बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ाना, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ग्लूकोज के लिए ये प्रोटीन को तोड़ देता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके आपको ग्लूकोज बढ़ाने की कोशिश करेगा। ग्लूकोज क्यों बढ़ा रहा है? ज्यादा एनर्जी के लिए। तो दो चीजें हो जाएंगी, प्रोटीन को तोड़ रहा है इसीलिए मसल इसकी खत्म हो जाएंगी, मसल वास्टिंग। ऐसे पेशेंट में मसल वीक हो जाती है जिसको मसल वास्टिंग भी बोलते हैं। सर मसल वास्टिंग क्यों हो रही है? क्योंकि प्रोटीन टूट रहा है। प्रोटीन क्यों टूट रहा है? क्योंकि कॉर्टिसोल बढ़ रहा है। कॉर्टिसोल बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड ज्यादा बना रही है। एड्रीनल ग्लैंड ज्यादा क्यों बना रही है? क्योंकि ब्रेन से ही एसीटीएच ज्यादा आ रहा है। ब्रेन से एसीटीएच क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि हाइपर पिट्यूटरिज्म है, इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा कॉर्टिसोल बनाती है तो बीपी बढ़ता है, ज्यादा कॉर्टिसोल बनाएगी तो मसल वास्टिंग हो जाएगी और साथ में ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल के बारे में एक और खास बात है, ये आपके स्लीप वेकअप साइकिल को मेंटेन करती है। अब अगर बहुत मतलब जैसे आप सुबह उठते हो तो कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा रहता है, तो ये आपको एनर्जी देता है बिल्कुल दिन भर काम करने के लिए। और रात को आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल 10-11 बजे तक कम हो जाता है, जिससे आपको आराम से नींद आ जाती। जिन लोगों के अंदर कॉर्टिसोल बढ़ता है ना, उनको नींद नहीं आती। समझ रहे हो? मतलब स्लीपिंग डिस्टरबेंस होने लग जाएगा, स्लीप का डिस्टरबेंस होने लग जाएगा दोस्तों कॉर्टिसोल बढ़ने से। कॉर्टिसोल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा एसीटीएच बना रही है। अच्छा, ये वो हार्मोन है जो आपके मूड को भी कंट्रोल करता है, एनर्जेटिक अच्छा फील करवाता है। पर लेकिन स्ट्रेस बहुत मतलब कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हो तो आपको जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होंगे जल्दी जल्दी। कॉर्टिसोल ये काम भी करता है। तो अगर आपकी बॉडी में एसीटीएच बढ़ा है तो आपको ये सिम्टम आ सकते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं हम टीएसएच पे। अगर आपको टीएसएच वाला पिट्यूटरी एडिनोमा है तो टीएसएच वाला है तो मतलब टीएसएच आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को बढ़ा देता है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को बढ़ा देता है, जैसे कि T3 और जैसे कि T4, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन। ये तो मैं एक एक ग्लैंड पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा आपको। तो थायराइड ग्लैंड का मेन काम क्या होता है? जब ये दोनों बढ़ते हैं बॉडी का बीएमआर बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, हार्ट की रेट बढ़ जाती है, यहां तक कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से वेट लॉस होता है। वेट कम होने लग जाता है। समझ लो, ऐसे सिम्टम आपको आने लगे जहां हार्ट रेट बढ़े, बीएमआर बढ़े, वेट लॉस होने लगे तो समझ जाना थायराइड ग्लैंड की दिक्कत है। अब ऐसे ही दो हार्मोन और आते हैं, एफएसएच या एलएच, इनका लेवल बढ़ा तो मतलब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नॉर्मल तो होगी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नॉर्मल तो होगी, साथ में इनफर्टिलिटी के चांस भी बढ़ जाएंगे। मेल के अंदर भी ये हार्मोन होते हैं। अब मेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ तो जाएंगे पर उनकी क्वालिटी कम हो जाएगी। अरे जैसे आप रात भर पढ़ाई करो, पूरे साल भर ना पढ़ो और एक ही दिन पूरे साल भर का पढ़ लो तो आपको याद होगा कुछ भी। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन आपके स्पर्म बनाते हैं, पर अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा तो स्पर्म अच्छे से नहीं बनेंगे और उनको भी क्या हो सकती है? फर्टिलिटी हो सकती है, लिबिडो हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो भी मूड होगा वो कम हो सकता है। तो एफएसएच एलएच बढ़ने की वजह से आपको रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स आते हैं। क्या बढ़ रहे हैं हम? हाइपर पिट्यूटरिज्म। सर एफएसएच एलएच क्यों बढ़ रहा है फिर इसमें? हाइपर मतलब अरे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन ज्यादा हो रहे हैं। अगर ये वाले हार्मोन ज्यादा हुए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड डिसऑर्डर,
अब अगला, ठीक है सर ये सिम्टम्स थे, पता चल गया। अच्छा ये सिम्टम्स थे लेकिन केवल हार्मोन वाले। मतलब देखो अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोमा हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर आपको एडिनोमा हुआ तो एडिनोमा होने की वजह से या तो आपके हार्मोन बढ़ जाएंगे और हार्मोन बढ़ने के आपको सिम्टम आएंगे, ये होगा, हार्मोन्स बढ़ा देगा। ये भी तो हो सकता है कि सपोज ये मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर इसका साइज बढ़ गया तो अगल बगल पे इसके मास का प्रभाव पड़े, मतलब इसके साइज का प्रभाव पड़े इसके अगल बगल पे। तो एक तो हार्मोन बढ़ते हैं, दूसरा इसके साइज का इफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मास इफेक्ट। तो हार्मोन्स तो हम पढ़ चुके हैं, दूसरे सिम्टम आ सकते हैं मास इफेक्ट। मास इफेक्ट मतलब जैसे अगर इसका साइज बढ़ेगा तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को कंप्रेस कर देगा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को कंप्रेस कर देगा, और कंप्रेस करेगा तो उससे ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तब पहले शुरुआत में तो उसको हेडेक होगा, फिर धीरे 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 थोड़ा कंफ्यूज होने लगेगा, वो कंफ्यूजन आने लगेगा, उसको डिसओरिएंटेड होने लगेगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, ऐसे सिम्टम आने लगेंगे मास इफेक्ट की वजह से। अगर कैरोटिड आर्टरी कंप्रेस हो गई तो मास इफेक्ट इसे ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मोस्ट कॉमन मास इफेक्ट जो आता है वो आता है ऑप्टिक कियाज्मा को कंप्रेस कर देता है। ऊपर की तरफ भी तो जो ऑप्टिक कियाज्मा है उसको क्या कर देगा, ये कंप्रेस कर देगा, और ऑप्टिक कियाज्मा अगर कंप्रेस हो गया तो ब्रेन तक, ध्यान से सुनो, ब्रेन तक जो मैं देख रहा हूं वो पूरा मैसेज नहीं जा पाएगा। कैसे सर बताओ जरा। अरे ऑप्टिक कियाज्मा जो मैसेज लेके जा रही थी वो नहीं जा पाएगी। देखो ये दिख रहा है आपको, तो उसको पूरा नहीं दिखेगा, उसको इस साइड का नहीं दिखेगा, क्योंकि यहां पे ट्यूमर था, यहां पे ट्यूमर था। अगर आप देखोगे ब्रेन में मेरे क्या था, ऐसे ट्यूमर था, तो मेरा ये ऑप्टिक कियाज्मा यहां पे इस पे प्रेशर पड़ गया, तो जो देख रहा था मैं आंख से वो पूरा नहीं देख पाऊंगा। मतलब मुझे जैसे पूरा विजन है, ये पूरा का पूरा मुझे दिख रहा है, फील्ड मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, पर अगर कोई और व्यक्ति होगा जिसको पिट्यूटरी एडिनोमा हुआ है, उसकी ऑप्टिक कियाज्मा दब गई है, तो उसको आधा ही दिखेगा एक आंख से, पेरिफेरल विजन उसका गायब हो जाएगा, ठीक है। मतलब आधा दिखना मतलब मास इफेक्ट की वजह से उसका जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक कियाज्मा है, ऑप्टिक कियाज्मा में प्रेशर पड़ेगा और उसको टेम्पोरल हेमी एनोप्सिया बोलते हैं, इसको टेम्पोरल हेमी अनोपिया या एनोप्सिया बोलते हैं इसको, आधा विजन, ठीक है, ऐसा दिखने लगेगा उसको आंख से। आप समझ जाना ये मास इफेक्ट है, ठीक है, टेम्पोरल हेमी अनोप्सिया, अनोपिया, ये क्या है, मास इफेक्ट है। तो हार्मोनल इफेक्ट और मास इफेक्ट दोनों आ गए, ठीक है। ऐसे सिम्टम आ सकते हैं हाइपरपिट्यूटिज्म में। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करोगे तो कैसे पता चलेगा कि हार्मोन बढ़े हुए हैं? अरे ब्लड टेस्ट कर लो, सारे हार्मोन जो बढ़ा हुआ होगा वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये तो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फिर अगर आपने ब्लड में देखा कुछ हार्मोन बढ़े हुए हैं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। कंफर्म आप कैसे करोगे? ओजीटीटी से, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को रात को खाली पेट सुलाते हैं, ठीक है, और उसका सुबह उठ के सबसे पहले उसका ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल चेक कर लेते हैं। अब मैंने उसका ग्रोथ हार्मोन चेक कर लिया, फिर उसको मैं 75 ग्राम ग्लूकोज देके खाने के लिए बोलता हूं। उसने 75 ग्राम ग्लूकोज खा लिया तो नॉर्मली 1 से 2 घंटे के बाद उसका ग्लूकोज लेवल कम हो जाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ग्लूकोज देके कम थोड़ी ना होता है। अरे बेटा ग्लूकोज देके बॉडी को ऐसा लगेगा ना कि ग्लूकोज ज्यादा हो गया है,
तो ब्रेन को मैसेज भेजेगी कि भैया ग्लूकोज ज्यादा है, ग्रोथ हार्मोन को कम करो। हाँ सर भेजेगी, सही बात है। उसने ब्रेन को मैसेज भेजा। अगर एडिनोमा नहीं है तो ग्रोथ हार्मोन आधे 1-2 घंटे बाद कम हो जाएगा, पर एडिनोमा है तो उसके नेगेटिव फीडबैक खराब हो चुका है, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तब भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ ही रहेगा, 1 घंटे 2 घंटे बाद भी बढ़ा हुआ ही रहेगा। आप समझ जाओगे कहीं ना कहीं इसका ग्रोथ हार्मोन बढ़ चुका है, जो ग्लूकोज देने की वजह से तो कम हो जाना चाहिए था, पर अभी भी तब भी एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ है। तो ओजीटीटी को ज्यादा कंफर्म मानते हैं ग्रोथ हार्मोन को चेक करने के लिए। अब दूसरा पता चला हम प्रोलैक्टिनोमा चेक कर रहे हैं, तो नॉर्मल अगर आप चेक करोगे मेल के अंदर 18 नैनोग्राम होता है, फीमेल के अंदर 25 होता है। यह है नॉर्मल वैल्यू। 18 से 25 तक किसी भी मेल या फीमेल में इतना अमाउंट ऑफ रहता है। पर आपने प्रोलैक्टिन का लेवल चेक किया, 200 Ng/ml से भी ज्यादा आ रहा है। समझ जाओ कंफर्म प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब प्रोलैक्टिन का कोई एडिनोमा हो सकता है जिसकी वजह से हाइपरपिट्यूटरिज्म हो रहा है, राइट। ऐसे ही अगला आता है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग में आपको पता है एसीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, और एसीटीएच बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। तो अगर आपको कुशिंग डिजीज तब बोलते हैं जब एसीटीएच बढ़ जाता है, मतलब कॉर्टिसोल के बढ़ने को एक बीमारी का नाम दे दिया कुशिंग डिजीज। तो इसको कैसे कंफर्म करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करते हैं पेशेंट का, और उसमें नॉर्मली अगर आप देखोगे 20 से लेके 90 नैनोग्राम तक रहता है नॉर्मल, ठीक है, इतना कॉर्टिसोल होता है। पर अगर 150, 200, 400 आ रहा है तब आप समझ जाओ कि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ है। ये किसका लेवल है? ये कॉर्टिसोल का लेवल है, कॉर्टिसोल का लेवल ये नॉर्मल है। अगर इससे कहीं ज्यादा आ रहा है 24 घंटे के यूरिन में, तब समझ जाओ कि कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल बढ़ा है, मतलब एसीटीएच बढ़ा है, मतलब कुशिंग बीमारी है। एसीटीएच बढ़ने का मतलब हाइपरपिट्यूटिज्म का कुछ ना कुछ तो एडिनोमा है। दूसरा हम एक और चेक करते हैं, लेट नाइट सराइवरी कॉर्टिसोल। लेट नाइट का मतलब लगभग 11 बजे के आसपास, 12 बजे से तो फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। तो 11 बजे के आसपास आप पेशेंट का कॉर्टिसोल चेक करोगे। नॉर्मली क्या होना चाहिए, रात को सोने के लिए कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, सुबह कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। पर अगर रात को भी कॉर्टिसोल का लेवल हाई मिले, बहुत ज्यादा हाई मिले सलाइवा में, ठीक है, नॉर्मली तो 0.5 माइक्रोग्राम होता है, उससे भी ये नॉर्मल होता है। अगर बहुत ज्यादा मिले 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, जो भी आपके सलाइवा में बहुत ज्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल मिले, समझ जाना कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है लो डोज ऑफ डेक्सामेथाजोन। इसमें क्या करते हैं, बाहर से कॉर्टिसोल देते हैं, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं इनको। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाहर से देंगे, अगर बॉडी हमारी नॉर्मल होगी तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, बॉडी का जो कॉर्टिसोल है वो कम हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। तो इसका मतलब अगर कॉर्टिसोल कम हो गया तो इसका मतलब बॉडी नॉर्मल है। अरे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा है, बॉडी में बढ़ा हुआ था, आपने बाहर से कॉर्टिसोल दे दिया तो ब्रेन ने बंद कर दिया, मतलब बॉडी ब्रेन सही है। पर कॉर्टिसोल देने के बाद भी लगातार कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, मतलब आपका फीडबैक खराब हो चुका है मैकेनिज्म। तो इसका मतलब ये आपका एसीटीएच का लेवल, एसीटीएच वाला एडिनोमा आपको है, एसीटीएच वाला एडिनोमा है। ये 3 तरीके से हम कॉर्टिसोल को कंफर्म करते हैं। तीनों तरीके यूज किए जाते हैं कंफर्म करने के लिए। या तो यूरिन में चेक करते हैं, कॉर्टिसोल नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, लेट नाइट में बढ़ा हुआ रहेगा, और बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने के बाद भी बढ़ा रहेगा, तो समझ जाना कंफर्म एसीटीएच वाला एडिनोमा है, मतलब ये कुशिंग बीमारी कर चुका है। ओके, अब ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट का क्या पर्पस है? पर्पस तो पहला सेम है कि जो भी हार्मोन बढ़े हुए हैं उनको कम करना, पहला पर्पस। दूसरा पर्पस, जो ट्यूमर है उसको ठीक करना, ट्यूमर को ट्रीट करना।
सिम्टम्स को नॉर्मल करना, सिम्टम्स को नॉर्मल करना। तो यही हमारे गोल है, यही हमारा ट्रीटमेंट है। सिम्टम्स जो आ रहे हैं उनको सही करना, ट्यूमर जो हो रखा है उसको सही करना, जो हार्मोन बढ़े हुए हैं उनको कम करना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सपोज करो आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो हम क्या देते हैं, ऐसे हार्मोन जिनको देने की वजह से आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो। तो प्रोलैक्टिन का एंटीटोड होता है डोपामिन। क्या होता है, डोपामिन। तो आप डोपामिन वाले एगोनिस्ट दे सकते हो, क्योंकि डोपामिन वाले एगोनिस्ट प्रोलैक्टिन को सप्रेस करते हैं, जैसे कार्बरगोलिन और ब्रोमोकिप्टिन, ये प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करने के लिए दिए जाते हैं। तो डोपामिन हमेशा प्रोलैक्टिन का एंटीटोड रहता है। अब ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, तो अगर ग्रोथ हार्मोन वाला हार्मोन है तो तब हम देते हैं सोमेटोस्टैटिन, जो ग्रोथ हार्मोन को कम कर देते हैं, जैसे ऑक्टीरियोटाइड और लेनेरोटाइड, ये ग्रोथ हार्मोन को कम कर देते हैं। ऐसे ही एसीटीएच का लेवल बढ़ेगा तो कीटोकोनाजोल और मेटिरापोन, ये दो ड्रग दी जाती है। इनका मेन काम होता है, ये कॉर्टिसोल को कम करती हैं या एसीटीएच को कम करती हैं। सर कीटोकोनाजोल तो फंगल है, हाँ ये फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, पर इसका दूसरा काम कॉर्टिसोल या एसीटीएच को कम करना भी है। तो कीटोकोनाजोल और मिटाइरोपोन, ये दोनों ड्रग यूज की जाती है कॉर्टिसोल को कम करने के लिए। अब सुनो, थायराइड वाले हार्मोन अगर बढ़े हुए हो तो उसमें दवाइयां कम काम आती हैं, तो उसमें मेन सर्जरी होती है या रेडियोथेरेपी होती है। मतलब सर्जरी से या तो तुम सही कर लो ट्यूमर को, या फिर रेडियोथेरेपी से। ड्रग से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ड्रग देनी है तो वही देते हैं, सोमेटोस्टैटिन जो ग्रोथ हार्मोन में देते थे, ऑक्टेरोटाइड और लेनेरोटाइड। अदरवाइज इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है। अदरवाइज टीएसएच बढ़ा हुआ सही नहीं हो सकता अगर टीएसएच का एडिनोमा है तो। ओके, तो फाइनल इसका जो कंफर्म डेफिनेशन है, हाइपर पिट्यूटरिज्म का जो ट्यूमर है उसको सही करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, सर्जिकली ट्यूमर को निकालना। तो सर्जिकल ट्यूमर निकालने को, सर्जिकली हम क्या करते हैं, ट्यूमर निकालते हैं, ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी ट्यूमर होगा नाक के रास्ते सर्जरी की जाती है और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके ट्यूमर को हम रिमूव कर देते हैं। कई बार हमको पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड भी निकालनी पड़ती है, कई बार सर्जरी के थ्रू हम पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रिमूव कर देते हैं, पिट्यूटरी को ही रिमूव कर देते हैं, लेकिन ये रेयर केसेस में करते हैं। इसको बोलते हैं हाइपोफाइसेक्टमी, कंप्लीट हाइपोफाइसेक्टमी। हम कंप्लीट कर देते हैं हाइपोफाइसेक्टमी, कंप्लीट हाइपोफाइसेक्टमी मतलब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा ठीक है, तो ये दो प्रोसीजर इसमें मेनली किए जाते हैं सर्जिकली। आपको कमेंट सेक्शन में जो यहां तक पहुंचे हैं ना उन बच्चों के लिए सवाल है, सर्जिकली जो हम ट्यूमर निकालते हैं नाक के रास्ते जाके ब्रेन में, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? अब मुझे तभी पता चलेगा जब आप ये क्लास देख रहे होंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप ये क्लास में यहां तक बने हुए हो और आपको समझ में आ रहा है। और समझ में आ रहा है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं और इंप्रूव करूंगा, ठीक है। ओके, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के अलावा देखो इस तरीके से नाक के रास्ते जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को कट करके निकाला जाता है। इसके अलावा हम रेडियोथेरेपी का भी यूज करते हैं, जैसे थायराइड वाला एडिनोमा होता है वहां पे तो हमको सर्जरी ही करनी पड़ती है, ठीक है। इसको नाम देते हैं गामा नाइफ रेडियोथेरेपी। गामा नाइफ का मतलब चाकू लगाना नहीं है, नाइफ का मतलब यहां पे है पर्टिकुलर जगह पे निशाना लगा के, बिल्कुल मतलब एक पेशेंट के हेड में हम हेलमेट लगाते हैं और फोकस करते हैं पर्टिकुलर एडिनोमा में, कहीं और पे नहीं। सारी रेस को, गामा रेस को एक पर्टिकुलर पिट्यूटरी ग्लैंड के उस ट्यूमर पे लगाते हैं और उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, जिससे कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है, राइट। तो ये कुछ ट्रीटमेंट थे और आज हमने पढ़ा हाइपर पिट्यूटरिज्म।
पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा और हाइपर पिट्यूटरिज्म के बारे में पढ़ा। जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा है वो कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, आंसर क्या है और आपको ये सीरीज, ये क्लासेस कैसे लग रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक।